हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका ऋतिक सर। यकीन 4.0 का ये बैच है और मैं आपसे मिलने आया हूं आज एक बार फिर से रिवीजन लेक्चर लेके लिक्विड सॉल्यूशंस का। रिवीजन लेक्चर की जो परिपाटी हमने शुरू करी थी मोल कॉन्सेप्ट के साथ, रेडॉक्स रिएक्शन का रिवीजन लेक्चर बना दिया था आपको। उसी सीरीज में जो अगला रिवीजन लेक्चर है वो रिवीजन लेक्चर लिक्विड सॉल्यूशन का रिवीजन लेक्चर है। लिक्विड सॉल्यूशन बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है और हर साल इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और बल्क में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर PYQs प्लस सब कुछ मिलाने के बाद जो क्वेश्चंस हैं उसमें लगभग 128 126 स्लाइड्स हैं उसके अंदर। तो 125-26 स्लाइड्स जो हैं वो इसके अंदर हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो कितने ज्यादा अमाउंट के अंदर हैं। ठीक है ना। काफी सारे क्वेश्चंस इसमें IPMT के हैं। इसमें से काफी क्वेश्चंस हम लोग क्लास में कर चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग नए करेंगे। फिर वही चीज रहेगी, PYQs रहेंगे, नए क्वेश्चंस रहेंगे, एसर्शन रीजन रहेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, सारी की सारी बातें होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं सफर की। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड आफ्टर सॉल्विंग द PYQs, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि नीट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नीट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद। नॉर्मल क्वेश्चंस जो नीट में पूछे नहीं गए हैं, नए क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी बात हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2004 से ले रहे हैं 2024 तक के PYQs। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स आर 80 torr and 60 torr respectively. The total vapor pressure obtained by 3 moles of P and 2 mole of Q would be। ठीक है ना। P नॉट P मुझे दे रखा है कितना, 80 टॉर, और P नॉट Q मुझे दे रखा है कितना, 60 टॉर। ठीक है ना। और इसके मेरे को मोल दे रखे हैं 3 मोल, और इसके मेरे को दे रखे हैं 2। ठीक है। इसके दे रखे हैं मेरे को 3 मोल, इसके मेरे को दे रखे हैं 2 मोल। मुझे सॉल्व करना है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आने वाला है। आइए देखते हैं कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आने वाला है। NP/NQ कितना होगा, 3:2 होगा। और मैंने आपको बताया था जिसके मोल बड़े होते हैं, जिसके मोल बड़े होते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसी की तरफ भागता है। P नॉट P के पास भागेगा, 80 टॉर के पास भागेगा। ठीक है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा, वेपर प्रेशर जो होगा वो 60 से 80 के बीच में ही होगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो 140 आंसर हो नहीं सकता, 20 आंसर हो नहीं सकता 68 और 72 में। 80 के ज्यादा पास सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। क्रॉस चेक कर सकते हैं आप। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा P नॉट P काई P, P नॉट Q काई Q। ठीक है ना। तो 80 इंटू 3/5, 60 इंटू 2/5, यह आ जाएगा निकल के यहाँ से 48 + 24 72 टॉर। आप बिना रिट्रिक के भी सॉल्व कर सकते हैं, रिट्रिक से करेंगे तो वर्बली हो जाएगा, नहीं करेंगे तो आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी। आंसर 72 टॉर मैच कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस। एक सॉल्यूशन है यूरिया का जो कि 100.18 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। KF एंड KB आपको दिए हुए हैं, आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। सेम सॉल्यूशन है और मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन आपको मैंने क्लास में कराया हुआ है। फॉर सेम सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन सेम होता है तो डेल्टा TB बराबर KBM, डेल्टा TF बराबर KFM। क्योंकि सॉल्यूशन सेम है तो KB M से M कट जाएगा। ये रिलेशन आप सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। डेल्टा TB कितना होगा, 100.18 माइनस 100 प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 0.18 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF हम लोग निकाल लेंगे और इससे हमारा काम हो जाएगा। तो आप निकालें 0.18 अपॉन डेल्टा TF बराबर 0.52 अपॉन 1.86। ठीक है ना, अपॉन 1.86। इसको अगर आप सॉल्व करोगे
तो डेल्टा टी एफ आएगा 1.86 इंटू 0.18 डिवाइडेड बाई 0.52, 26/9 है ना, एक बार और काट दो, 13 0.93, तो ये आ जाएगा 0.65 डिग्री सेल्सियस। अब आपको सॉल्यूशन का निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट, तो टी एफ बराबर क्या होता है, टी एफ बराबर होता है माइनस डेल्टा टी एफ माइनस 0.654 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग क्लास में कर चुके हैं। सॉल्यूशन आज 1:4 मोलर रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पेंटेन इन द वेपर फेज वुड बी। हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। पेंटेन टू हेक्सेन मोलर रेशियो दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पेंटेन नहीं, ये डाटा इनसफिशिएंट है इस क्वेश्चन का, डाटा इसमें कंप्लीट नहीं दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं बाद में हैंड रिटन कर दूंगा, अभी इसको छोड़ देते हैं, डाटा इनसफिशिएंट है, बाद में इसे कर दूंगा, डाटा चेक करना पड़ेगा। अ सॉल्यूशन ऑफ 10 ग्राम पर डीएम क्यूब ऑफ यूरिया, ग्राम पर डीएम क्यूब का मतलब हुआ ग्राम पर लीटर, 1 डीएम क्यूब का मतलब होता है 1 लीटर, ठीक है ना। 1 डीएम क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 लीटर। मोलर मास इज आइसोटोनिक विद 5% सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। दिया नहीं है कौन सी सोल्यूशन है, तो आप इसे लेंगे 5% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपको निकालना है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो मैं आइसोटोनिक की जो प्राइमरी कंडीशन है वो लगाऊंगा, आइसोटोनिक सोल्यूशन है मतलब पाई 1 बराबर पाई 2, C1 बराबर C2, ठीक है, C1 बराबर C2। I1 C1 बराबर I2 C2 क्यों नहीं लगाई, एक तो मुझे फॉर्मूला नहीं मालूम है सॉल्यूट का क्या है, तो आई मालूम ही नहीं है, दूसरा यूरिया है, यूरिया का भी 1 है, तो जब एक का 1 है तो मैं दूसरे का भी I1 मान के चलूंगा, पाई 1 बराबर पाई 2 यानी कि C1 बराबर C2। लेकिन ये C1 बराबर C2 मोलारिटी होता है, तो यूरिया दे रखा है आपको 10 ग्राम पर लीटर, मतलब 10 ग्राम यूरिया इन 1 लीटर सोल्यूशन, है ना। 1 लीटर सोल्यूशन में 10 ग्राम यूरिया पड़ा है, 1 लीटर सोल्यूशन में अगर 10 ग्राम यूरिया पड़ा है तो मोलारिटी निकाल लीजिए, यूरिया का मोलर मास 60 होता है, 1/6 मोलर। और दूसरे सोल्यूशन के लिए आपको परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम मालूम है, तो मोलारिटी निकाल लीजिए C2, वो आएगा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इंटू 10/m सोल्यूट। सोल्यूट जो भी है, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम पता है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा, डाल दीजिए उठा के 1/6 बराबर 5 इंटू 10/m, यहां से m आ जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 6, 300 ग्राम पर मोल। नए वाले सोल्यूट का जो मोलर मास है वो आ जाएगा निकल के 300 ग्राम पर मोल, ठीक है, 300 ग्राम पर। नेक्स्ट, 1 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का मतलब I1 है, मोलर मास दे रखा है आपको, बस डिसॉल्व्ड इन 51.2 किलोग्राम 51.2 ग्राम ऑफ बेंजीन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कोएफिशिएंट दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपको, डेल्टा टीएफ निकालना है, डेल्टा टीएफ बराबर KFM, डेल्टा टीएफ बराबर होगा KF बेंजीन का लगेगा क्योंकि बेंजीन सॉल्वेंट है ना। मोलालिटी होगी मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000/51.2, ये कट गया 10 बार, ये कट गया 100 बार, 4/10, 0.4 केल्विन। डेल्टा टीएफ मेरे को निकालना था, डायरेक्ट आ गया 0.4 केल्विन। आप खुद देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कहीं भी कोई दिक्कत वाले क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे जाते। अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड एथेनॉल, अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड एथेनॉल shows a positive deviation from Raoult law, ठीक है ना। एसीटोन और एथेनॉल का सॉल्यूशन, एसीटोन और एथेनॉल का सॉल्यूशन राउल्ट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, क्योंकि जब एसीटोन अंदर जाता है तो वो एसीटोन क्या कर देता है, एसीटोन
ये इथेनॉल है अकेला, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना। एसीटोन अंदर गया, तो एसीटोन के जो मॉलिक्यूल हैं वो इसके बीच में आ जाएंगे। अब इनके बीच में तो बॉन्डिंग होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, भयंकर रिपल्शन होगा ना। इनके बीच में तो बॉन्डिंग होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, भयंकर रिपल्शन होगा ओ और ओ के बीच में। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी। इसका मतलब बॉन्ड्स पहले से वीक हो गए, और बॉन्ड्स पहले से वीक हो गए तो वेपर में जाना पहले से आसान हो गया, और अगर वेपर में जाना पहले से आसान हो गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया भैया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। जो इसमें फ्लो होता है वो फ्रॉम सॉल्यूशन हैविंग लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। लास्ट ईयर तक जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता था तो इसका आंसर बी बताता था, बट इन द लाइट ऑफ न्यू एनसीईआरटी जो कि नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट की जगह इसे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करती है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। डायग्राम अगर आपको याद हो तो आपको बताया था मैंने कि भैया जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है C1 से C2, अगर C2 C1 से छोटा है तो यहां पर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट C2 से C1 की तरफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होगा इन द लाइट ऑफ न्यू एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो हम इसका जो आंसर है वो सी लेंगे, ठीक है, हम जो इसका आंसर लेंगे वो सी लेंगे। A 5% by mass solution in water has a freezing point of 271 Kelvin and 273 point. The freezing point of a 5% solution by mass glucose in water is, Kelvin में निकालना है मुझे। A 5% solution of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin and freezing point of pure water is 273.15 Kelvin, ठीक है। आपको केन शुगर के बारे में दिया हुआ है कि भाई सॉल्यूशन जो है वो 271 केल्विन पर फ्रीज होता है। केन शुगर का मतलब 5% सॉल्यूशन बाई मास, 5 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर इसे मैं कह सकता हूं 5 ग्राम शुगर इन 95 ग्राम वाटर। भाई सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, 5 ग्राम शुगर है तो 95 ग्राम वाटर हुआ, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं 5% सॉल्यूशन वेट बाय वेट ऑफ शुगर, एक तो ये था, और ऐसे ही 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन का क्या मतलब है, 5 ग्राम ग्लूकोज इन 95 ग्राम, 5 ग्राम ग्लूकोज इन 95 ग्राम वाटर, ठीक है। अब देखिए दोनों ही सॉलिड्स हैं, दोनों ही सॉलिड्स हैं, दोनों ही सॉलिड्स हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ ना कुछ डिप्रेशन तो प्रोड्यूस करेंगे। तो 273.15 तो प्योर वाटर का है, तो ये तो हो नहीं सकता। अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है तो 273 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब दो ही ऑप्शन बचे 273 और 269.07। ध्यान से देखना, डेल्टा टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीएफ होता है केल्विन डब्ल्यू बी, मोलालिटी को अगर मैं खोल के लिखूं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, डब्ल्यू बी सेम है, डब्ल्यू ए सेम है, सॉल्वेंट का वेट सेम है, के एफ सेम है, लेकिन एम बी डिफरेंट है। तो डेल्टा टी एफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अगर मोलर मास ऑफ सोल्यूट घटेगा तो डेल्टा टी एफ बढ़ेगा, और डेल्टा टी एफ अगर बढ़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट में कमी बढ़ेगी तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। पहले मोलर मास कितना था सोल्यूट का, 342। अब जो सोल्यूट पड़ा है इसका मोलर मास कितना है, 180, यानी मोलर मास पहले से घटा। मोलर मास अगर घटेगा, सोल्यूट का मोलर मास पहले से घटा, 342 से 180 हुआ, एम सोल्यूट घटा,
फ्रीजिंग पॉइंट में कमी बढ़ी क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर कमी बढ़ेगी किसी चीज में तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, कमी बढ़ेगी तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 271 से कम, 271 से कम। ये अगर 271 पे जा रहा था तो ये उससे कम पे फ्रीज होगा, 269.07 पे फ्रीज होगा, ठीक है ना। ये 269.07 पे फ्रीज होगा। आप इसे पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना, आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसे पूरा, बार बार मोलालिटी निकाल के इसको 2 बार सॉल्व भी कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। बाकी अगर आपको कॉमन सेंस हो तो आप इसे वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मैंने कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए सॉल्व किया है। आप चाहें तो इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। कॉल आपकी है, आप जैसे चाहें वैसे इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। क्लास एग्जाम्पल है क्वेश्चन, ये खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, PYQ है, टाइम इसमें नहीं लगाऊंगा। क्लास एग्जाम्पल है, कराया हुआ क्वेश्चन है। 0.5 मोलर aqueous solution is 20% ionized, KF for water is this, lowering in freezing point of the solution is। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है ना, किसी क्लास में या DPP में करवाया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। HX से अच्छा क्वेश्चन है, H++ X-, 2 पार्टिकल्स में टूट रहा है, अल्फा आपको 0.2 दिया हुआ है। टूट रहा है इसका मतलब मेरे को I के बारे में सोचना पड़ेगा। I बराबर होगा 1 + 2 - 1 इंटू अल्फा, I बराबर आ गया 1.2। ये 0.2 का मल्टीप्लाई केवल इस वाले ब्रैकेट के साथ होता है, ये होल में नहीं है मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। कई बच्चे से होल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो I में आ गया 1.2, तो डेल्टा TF बराबर होगा IKFM, 1.2 1.86 इंटू 0.5, ठीक है ना, 1.86 इंटू 0.6, यह आएगा 1.12 केल्विन, यह आएगा 1.12 केल्विन। तो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट निकल आई 1.12 केल्विन। लोअरिंग पूछी है उसने, माइनस मत लगा देना, डेल्टा TF की वैल्यू पूछी है, डेल्टा TF तो पॉजिटिव ही होगा, कंफ्यूज करने के लिए दिया -1.12, क्योंकि अगर माइनस में वैल्यू आ रही होती तो फिर डेल्टा TF बराबर -KFM होता। तो -1.12 देख के घबरा मत जाना कि सर ये तो माइनस में नहीं आएगी लोअरिंग, माइनस में नहीं लेंगे। कि लोअरिंग पूछी है, लोअरिंग कमी पूछी है, उसने पूछा ही है कमी, तो कमी का मैग्नीट्यूड ही निकालना है हमें। उसने पूछा है कमी, तो हमें कमी का मैग्नीट्यूड ही निकालना है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 0.0020। अब मैंने क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया क्योंकि आप लोगों ने अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स नहीं पढ़ा है। ये एक कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका आपको फ्रीजिंग दिया हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसके 1 मोल आयनिक कंपाउंड से कितने मोल पार्टिकल्स बनेंगे ये आपको निकालना है। इसके 1 मोल कंपाउंड से आपको कितने मोल मिलेंगे, कितने मोल आपको, अगर आप इसे पानी में घोलेंगे तो कितना मोल आपको मिलेगा, ये आपको पता लगाना है। देखिए अल्फा आपको 1 माननी पड़ेगी क्योंकि अल्फा दी नहीं है ना। तो अल्फा अगर आप 1 मानेंगे तो I बराबर N होगा। आयनिक कंपाउंड है तो इसमें I लगने वाला है, ये तय बात है। आयनिक कंपाउंड है तो इसमें I लगने वाला है, ये तय बात है। और आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है माइनस का 0.00732, जो कि होता है TF0 माइनस डेल्टा TF। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम लोग। सॉल्यूशन पानी का है तो TF0 0 हो जाएगा, माइनस 0.00732 बराबर 0 माइनस डेल्टा TF। यह आपको डेल्टा TF मिल गया, ठीक है, यह आपको डेल्टा TF मिल गया। मोलालिटी उसने क्वेश्चन में आपको दे रखी है, ठीक है। तो I बराबर होगा, सॉरी, डेल्टा TF बराबर होगा बेटा IKFM, 0.00732 1.86 I इंटू 1.86 इंटू 0.002। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। ये वैल्यूज जब मैं पुट करूंगा तो यहां से मेरे पास I निकल आएगा कितना, I मेरे पास बेटा कितना निकल आएगा, कितने आयन से ये बनाता है ये मुझे बताना है। 36 दूनी 72, I बराबर 2 आ जाएगा निकल के। और यही N के बराबर होगा क्योंकि अल्फा मेरे को दिया नहीं है, अल्फा दिया नहीं है, इसका मतलब है 2 पार्टिकल्स बनाएगा, दैट्स ऑल। ये कंपाउंड कितने पार्टिकल्स बनाएगा, 2 कंपाउंड्स बनाएगा, ठीक है।
इसका फॉर्मूला इस टाइप का होगा, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा, एक Cl बाहर होगा। जब इसे तोड़ा जाएगा, सर Cl को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्यों नहीं लिया? वही लॉजिक इसमें है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आता है, वो आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखेंगे। जब ये टूटेगा तो ये पूरा इतना बड़ा एक आयन बनेगा, क्योंकि इसके अंदर खास बात ये होती है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला अलग से नहीं टूटता, और ये Cl अलग टूटेगा, n बराबर 2। यही चीज आप लोगों को IUC में सिखाई जाएगी, लेकिन क्योंकि PYQ है तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, PYQ है इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर दिया। $25.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन एनफ वाटर टू मेक 25 ml ऑफ सोल्यूशन। सोडियम कार्बोनेट अगर डिसोसिएट कंप्लीटली करता है, आपको मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है, 106.5 ग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले आप मोलारिटी निकाल लीजिए। सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मोलारिटी ऑफ Na2CO3 निकाल लेते हैं। सबसे पहले मोलारिटी ऑफ Na2CO3 निकाल लीजिए। 25.3 डिवाइडेड बाई 106 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000, ये कट गया 40 बार, है ना, ये कट गया 40 बार। है ना, ये कट गया 40 बार। यहाँ पर 250 ml होगा दोस्त, ये 25 ml नहीं होगा, ये 250 ml होगा। डाटा में गड़बड़ लग रही है मेरे को, ये 250 होगा। तो ये आएगा, ये 250 होगा। वन 1.012 अपॉन 106, सॉरी 101.2 अपॉन 106, 0.95 मोलर। ठीक है, सबसे पहले मैंने Na2CO3 की मोलारिटी निकाल ली। अब बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। Na2CO3 कैसे टूटता है? 2Na प्लस कार्बोनेट। मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसमें, डाइल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बने हुए सॉल्यूशन में पूछ रहा है। अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होती तो ये 2 मोलर बनता और ये 1 मोलर बनता। अगर इसकी कंसंट्रेशन 2 मोलर होती तो ये 1 मोलर होती तो ये 2 मोलर बनता, ये 1 मोलर बनता। इसके 1 मोल से इसके 2 मोल और इसका 1 मोल मिल रहा है। तो अगर इसकी 0.955 m है, क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाता है, क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाता है, तो ये बनेगा 0.955 इंटू 2 और ये बनेगा 0.955, 1.910 m, 0.955 m। आयनिक कंपाउंड को ब्रेक कर दिया उसके आयंस के अंदर। ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन। आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस में ब्रेक कर दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन था। स्टाइशियोमेट्री का यूज किया, तो स्टाइशियोमेट्री डाल दी हमने, कंसंट्रेशन टर्म के साथ मिक्स कर दी, तो कंसंट्रेशन टर्म के साथ स्टाइशियोमेट्री मिक्स हो गई। तो ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप, इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, an aqueous solution is 1 molar in Ki, which change will cause the vapor pressure to increase। अब Ki क्या होता है? Ki होता है सॉलिड, ठीक है ना। Ki क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड सॉल्यूशन के लिए Pa बराबर क्या होता है? P नॉट ए Ka। अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाओगे तो PS बढ़ेगा। Ka क्या होता है? Ka होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर तुम चाहते हो कि इसका वेपर प्रेशर बढ़े, भाई P नॉट है तो क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होगा, ये तो प्योर लिक्विड के लिए डिपेंड ही नहीं करता। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सीधे Ka पे डिपेंड करेगा। Ka बढ़ाते जाओगे PS बढ़ता चला जाएगा। जितना ज़्यादा पानी डालोगे वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जितना पानी डालोगे, जितना सॉल्वेंट डालोगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन बनाओगे। इसीलिए हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो डाइल्यूट सोल्यूशन पर पढ़ते हैं, क्योंकि डाइल्यूट जितना सोल्यूशन होगा उतनी ही वैल्यू ज्यादा आएगी निकल के। जितना सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मेरे को चाहिए ज्यादा, वो हम उतना डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे, उतना ही डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है,
A solution of sucrose has been prepared by dissolving 68.5 ग्राम सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सबसे पहले मोलालिटी निकाल लो सॉल्यूशन की, जरूरत पड़ने वाली है। 68.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास इंटू 1000। 1000 ग्राम पानी है, 1000 से 1000 कट गया, ठीक है ना, ठीक है। ये आ गया निकल के 5 बार कट गया, ये 1/5 मोलर, ये आ गया 1/5 मोलर। The freezing point of solution obtained will be डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। सबसे पहले डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं, 1.86 टू 1/5। मोलालिटी निकाल ही चुके हैं, 0.372 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया डेल्टा टी एफ। लेकिन मुझे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, मुझे डेल्टा टी एफ नहीं निकालना, मुझे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, 0 पानी का माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस। पहले 0 था, अब वो कम होके इतना रह गया। बी ऑप्शन। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं नीट में, आप देख रहे हैं। फॉर आइडियल सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आइडियल सोल्यूशन के लिए मैं आपको बता दूं, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होता है, और डेल्टा जी मिक्सिंग जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये 4 चीजें याद रखिएगा। और एक चीज और, एफ ए बी जो होता है वो एफ ए ए एंड एफ बी बी के बराबर होता है। ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। आइए देखिए, एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी 0, ये गलत है, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो होती है ये पॉजिटिव होती है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होती है। बहुत ही जल्द आपको पता लग जाएगा क्यों पॉजिटिव होती है, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हम बहुत जल्दी एंट्रोपी पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज, प्लस का होता है ये, 5 ग्राम Na2SO4 is dissolved in 45 ग्राम वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज्ड बाय माइनस 3.82 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4, आई निकालना है। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया, आई के एफ एम, ठीक है। डेल्टा टी एफ कितना होगा, 3.82 डिग्री सेल्सियस। क्यों, मुझे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, मुझे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 3.82। तो डेल्टा टी एफ कितना आ गया, 3.82, ठीक है। आई मेरे को निकालना है, के एफ 1.86 है। 5 ग्राम Na2SO4 को घोला है 45 ग्राम पानी में, 45। Na2SO4 का मोलर मास निकाल लो शेर। सोडियम का 23 होता है, तो 23 इंटू 2, प्लस सल्फेट का होता है SO4 का पूरे का 96, तो 96 प्लस 46, 6 6 12, 9 4 13 1 14, 142, 5 9 45। आई आ जाएगा यहाँ से 3.82 इंटू 142 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर ये निकल के आएगा 3.82 इंटू 9कुछ डाटा इसमें मुझे गड़बड़ लग रहा है, लेट मी चेक। द फ्रीजिंग पॉइंट
अच्छा, मैंने इधर नीचे 1.86 से डिवाइड नहीं किया, मैंने गड़बड़ की है, डाटा सही है 1.86। ये भी तो आएगा नीचे, कटा थोड़ा ना ये। y बराबर 2.63 आ जाएगा, i बराबर 2.63 आ जाएगा। भाई आधा काम तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा, डिसोसिएशन है तो i 1 से बड़ा होगा, ये नहीं हो सकता। Na2SO4 टूटता ही 3 पार्टिकल में है, तो i 3 से बड़ा नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक होगा। C और D तो एलिमिनेट ही हो जाएंगे, C और D तो डायरेक्टली अपन एलिमिनेट ही कर सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है ना। द वैन डॉफ फैक्टर फॉर अ कंपाउंड विच अंडरगोज डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट एंड एसोसिएशन इन अदर, डिसोसिएशन के लिए i इज मोर देन 1 होता है, और एसोसिएशन i इज लेस देन 1 होता है। पर ऐसा हो सकता है क्या कि कोई कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में डिसोसिएट करे और कोई कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में एसोसिएट करे? हो सकता है। एसिटिक एसिड के लिए होता है, एसिटिक एसिड को आप पानी में डालोगे तो एसिटिक एसिड पानी में जाके टूटता है, और इसी एसिटिक एसिड को अगर आप बेंजीन में डालोगे तो ये एसिटिक एसिड डाइमर बनाता है। इस तरीके से ये डाइमर बनाता है। तो जहां ये पानी में डिसोसिएट हो रहा है वहीं बेंजीन में ये एसोसिएट हो रहा है, ठीक है ना, वहीं ये बेंजीन में एसोसिएट हो रहा है। 200 ml of an aqueous solution of protein contains 1.26 gram. The osmotic pressure of this solution is found to be this. मोलर मास ऑफ प्रोटीन आपको निकालना है। पाई बराबर होता है CRT, प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का I 1 होता है, इसलिए सीधे CRT लगा दीजिए। 2.57 10⁻³ बार। C की वैल्यू आप लगाइए वेट अपॉन मोलर वेट, वॉल्यूम आपको 200 ml दिया हुआ है, इंटू 5 इंटू 1000, ये C निकल आया। R की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.0083, सॉरी 083, और टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन। सॉल्व कीजिए इसे, 5 जो जी कट सकता है उसे काट कूट दीजिए, तो m बराबर आ जाएगा 1.26 इंटू 300, 0.083 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2.7 इंटू 10⁻³ इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 61038 ग्राम पर मोल आएगा। मुझे आंसर याद है क्योंकि मैं बहुत वो बार सॉल्व कर चुका हूँ। आंसर इसका 61038 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर अब हमारे सिलेबस में रहा नहीं, चाहो तो चलो निकाल सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। CO प्लस N2 और हमें पार्शियल प्रेशर मैंने टोटल प्रेशर 1 ATM दिया हुआ है, इक्वल मोल्स दे रखा है CO और N2 के। CO और N2 के जो मोल्स हैं वो बराबर बराबर हैं, यानी दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो 0.5 होगा, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 0.5 ATM। 1 ATM टोटल प्रेशर दे रखा है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है। आंसर आ गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, ये भी क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब मेरे को काई बी निकालना है, काई बी अपॉन काई ए बराबर, एक्वस सोल्यूशन के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। काई बी अपॉन काई ए बराबर एक्वस सोल्यूशन के लिए आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। काई ए को लिख दीजिए 1 माइनस काई बी ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। 1 मोलर है 55.5, ये आ जाएगा काई बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 56.5। सीधी सीधी कैलकुलेशन है, मैं सीधे सीधे आपको करके दिखा देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 55.5 काई बी बराबर 1 माइनस काई बी, ये इधर चला गया, 56 पॉइंट काई बी बराबर 1, काई बी बराबर 1 अपॉन 56.5, जो कि निकल के आएगा 0.0177। ये 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है। P एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट्स, है ना।
का ये मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है एक एटम्स में, तो पी एस बराबर क्या होता है पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी। केवल ए के मोल फ्रैक्शन को रखना है, तो आप बी के मोल फ्रैक्शन को रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि काई ए प्लस काई बी 1 होता है। और हमारे जो क्वेश्चन है उसमें उसने हमें ए का मोल फ्रैक्शन काई ए दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे पी नॉट बी प्लस काई ए ले लेंगे कॉमन। इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा पी नॉट बी प्लस काई ए, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, कुछ ऐसा बहुत खास नहीं था, ये क्लास में भी कराया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज। ग्लाइकॉल यूज करते हैं हम लोग, इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं इसे, मोलर मास इसका 62 होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज करते हैं। पहले मिथाइल अल्कोहल यूज किया करते थे, तो आंसर इसका मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता था। अगर ग्लाइकॉल नहीं होता तो इथाइलिन ग्लाइकॉल की जगह मिथाइल अल्कोहल यूज किया करते थे पहले, ठीक है। लेकिन मिथाइल अल्कोहल को छोड़ इसलिए दिया क्योंकि इसकी वेपर्स बहुत टॉक्सिक होती हैं। ये एंटीफ्रीज जो होता है, जब गर्मी से अगर कभी गर्म हो गया, जब तेल जलता है तो तेल की गर्मी में ये भी गर्म होता है, तो इसकी वेपर्स जो बनती हैं बहुत टॉक्सिक होती हैं। तो अंदर बैठा हुआ पैसेंजर मर ना जाए, अंदर बैठा हुआ पैसेंजर मर ना जाए, है ना, उसके लिए हम लोग मिथाइल अल्कोहल यूज नहीं करते। ये क्वेश्चन क्लास एग्जांपल है, आपको रिट्रिक के एग्जांपल में ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम 347.9 उसका आंसर है। रिट्रिक एग्जांपल में ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है। रेट कांस्टेंट कहाँ से आ गया, काइनेटिक्स का क्वेश्चन डाल दिया, थोड़ा भाई कैरिड अवे होगा, काइनेटिक्स का क्वेश्चन डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं हटा देता हूँ इसे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 70% कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3। वैसे तो ये भी क्लास का ही क्वेश्चन है ना, लेकिन मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन। ये मोल ऑफ HNO3 कितने होंगे, 250 मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, 2 इंटू, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको क्लास में एक करवा चुका हूँ। इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम ये लेते हैं, इसमें लॉजिक क्या लेते हैं, कि भाई जितना भी HNO3 आया है इस सॉल्यूशन में, जितना भी HNO3 आया है इस सॉल्यूशन में, जितना भी HNO3 आया है वो आया कहाँ से है, वो सारे का सारा HNO3 कहाँ से आया है। भाई मेरे पास एक 70% वेट बाई वेट सोल्यूशन ऑफ HNO3 है ना। इसमें से मैंने कुछ HNO3 निकाला और इसमें डाल दिया। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर ये स्टॉक सोल्यूशन क्या चीज होती है, जो बहुत कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है इसे स्टॉक सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे रूह अफ़ज़ा होता है, रूह अफ़ज़ा स्टॉक सोल्यूशन है। पानी में आपने चीनी घोली, उसमें से कुछ रूह अफ़ज़ा निकाला, मिलाया, शरबत बन गया। पूरी रूह अफ़ज़ा की बोतल एक बार नहीं पी जाते आप, तो ये स्टॉक हो गया, इसे स्टॉक सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत कंसंट्रेटेड होता है। अब मुझे पता लगा कि इसमें से कितना HNO3 आया है, इतना 31.5 ग्राम। इस सॉल्यूशन में 31.5 ग्राम HNO3 है, जो कि आया कहां से, यहीं से तो आया है, और तो कोई सोर्स है नहीं इसका। तो यानी कि अगर मैं इसकी परसेंटेज बाई मास लिखूं तो वो होगा WHNO3 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। 70% है HNO3 का वेट 31.5 ग्राम है, W सॉल्यूशन इंटू 100। सॉल्यूशन का वेट आप यहां से निकाल सकते हो, अपॉन 70, 315/7, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 45 ग्राम, 45 ग्राम्स लगेगा। जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा वो 45 ग्राम्स लगेगा, और 45 ग्राम सॉल्यूशन में 31.5 ग्राम HNO3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट
6 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of solution. The concentration, मोलारिटी निकालनी है। सबसे पहले मैं मोल ऑफ यूरिया निकालूंगा। कई साल पहले मैंने आपको बताया था, 100 साल पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए होते हैं तो आप उसे एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो आपको मोल मिल जाते हैं। 10 to the power -3 मोल मिल गए। ठीक है, तो आप मोलारिटी निकालेंगे, यूरिया के मोल इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आएगा 0.01 मोलर। कट के 1 हो जाएगा, 1/100 0.01 मोलर आंसर आ जाएगा। सीधी सीधी कैलकुलेशन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.8 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट रेजेस बाय इतना। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस निकालना है। डेल्टा टीबी होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट। 354.11 सब कुछ पॉइंट्स में दिया है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी क्रिस्प आपको करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन आपको थोड़ी सी क्रिस्प करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, क्योंकि सब कुछ आपको पॉइंट्स में दिया है तो यहां पर आपको बहुत क्रिस्प सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यह आएगा निकल के 0.88 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस नहीं सॉरी 0.88 केल्विन। ठीक है, अब डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू एम। तो 0.88 बराबर 2.53 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन एम मुझे निकालना है। 90 ग्राम बेंजीन में मैंने इसको डाला है। ये 5 बार कट गया, ये 5 बार कट गया तो यहां से, और ये 5 बार कट गया तो ये 20 बार कट गया। एम बराबर आ जाएगा 2.53 इंटू 20 अपॉन 0.88। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 57.5 ग्राम पर मोल। 57.5 के सबसे पास में ऑप्शन है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है 58, वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, 58 आंसर आ गया। ये स्ट्रेंथ अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा, आउट ऑफ सिलेबस हो गया चैप्टर से। वाह, क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, विच वन एग्जिबिट लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ एम। सारे सॉल्यूशन सेम सॉल्वेंट में बने हैं, के एफ सेम है, मोलालिटी सेम है, तो डेल्टा टी एफ आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अल्फा दिया नहीं है तो अल्फा को 1 मानना पड़ेगा। आई बराबर एन होगा, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। आई देख लीजिए, इसका 2, इसका 1, इसका 5, इसका 3, जिसका आई सबसे बड़ा उसका डेल्टा टी एफ सबसे बड़ा। ठीक है, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, आपको के भी दिया है, के एफ पूछा है। एडिशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सोल्यूट इन नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम दिस। तो बेटा डेल्टा टी भी कितना होगा? सेम सॉल्यूशन की बात हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है तो हम ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, 5 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है 250 से 220, तो ये हो गया 30 केल्विन। सेम सॉल्यूशन की बात हो रही है, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था सेम सॉल्यूशन के लिए आप ये लगा सकते हैं। वैसे भी आपको सेम सॉल्यूशन ही मानना पड़ेगा क्योंकि सॉल्वेंट का मास नहीं दिया है, तो उसके बिना आप मोलालिटी वैसे भी नहीं निकाल पाते। ठीक है ना, तो 5/30 बराबर के भी 15.5 दिया है, के एफ आपको निकालना है। यहां से के एफ कितना आ जाएगा? 15.5 इंटू 6 93, के एफ आ जाएगा 93। बी ऑप्शन सीधा सीधा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन सीधा सीधा क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं मैं लगभग 1 घंटा होने वाला है और अभी भी मैं केवल 2014 पर पहुंचा हूं। अभी मैं केवल 2014 पर पहुंचा हूं। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है। जो ज्यादा वेपराइज होता है वो वेपर में ज्यादा जाता है। पी नॉट बेंजीन पी नॉट टॉल्यूइन से ज्यादा है, तो वेपर के अंदर बेंजीन ज्यादा होगी, टॉल्यूइन कम होगी। वेपर विल बी रिचर इन बेंजीन, वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। ये क्लास में मैंने करवाया हुआ है, क्लास का क्वेश्चन है, रिट्रिक
से समझाया था आपको। ये रेट कांस्टेंट फिर आ गया, पता नहीं क्यों आ गया। ये भाई ने पीपीटी बढ़ाने के लिए रेट कांस्टेंट वाले क्वेश्चन डाल दिए हैं। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 732 केबी है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आपको निकालना है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको पी नॉट पता होना चाहिए। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का क्या मतलब हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये होता है, तो पी नॉट जो होगा वो 760 होगा। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लंबी कैलकुलेशन है इसके अंदर। कैसे करेंगे देखिए। सॉल्यूट का आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, उसके लिए मोलालिटी लगेगी, नहीं बॉइलिंग पॉइंट निकालना है आपको सॉल्यूशन का, उसके लिए मोलालिटी लगेगी। और मोलालिटी आप निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि मोलालिटी के लिए मोलर मास लगेगा और मोलर मास आपको दिया है नहीं। सॉल्यूट कौन सा है आपको नहीं पता, आपको केवल सॉल्यूट का वेट पता है, आपको मोलर मास नहीं मालूम। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, 760 माइनस 732 अपॉन 760 से आप निकालेंगे काई बी। काई बी आएगा 28 अपॉन 760, 14 अपॉन 28 नहीं, हाँ सही तो है, 14 अपॉन 380, एक बार और कट जाएगा, 7 अपॉन 190। काई आ गया ये, काई भी देख रहे हैं कितना कम है, काई भी देख रहे हैं कितना कम है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और अब अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो ध्यान से देखिएगा, है ना, अगर ये सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करने वाला हूं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर काई बी, काई बी को लिख दूंगा मैं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, जो कि बराबर होगा एन बी अपॉन एन ए के, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है। मोल फ्रैक्शन आप देख रहे हैं 7/190, कितना कम मोल फ्रैक्शन आ रहा है, तो सॉल्यूशन भाई साहब भयंकर रूप से डाइल्यूट है। सॉल्यूशन देख रहे हैं कितना भयंकर रूप से डाइल्यूट है, आप देखिए कितना भयंकर रूप से सॉल्यूशन डाइल्यूट है, ठीक है ना, एन बी अपॉन एन ए। तो यहां से मैं लिख दूंगा 28 अपॉन 760 बराबर 6.5 अपॉन मोलर मास, 6.5 अपॉन मोलर मास इंटू 100 अपॉन 18, 100 अपॉन 18, ठीक है। इसे मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, मैं चालाकी खेलूंगा थोड़ी सी, देखना ध्यान से, मैं थोड़ी सी बदतमीजी करूंगा, थोड़ी सी बेईमानी करूंगा तुम्हारे साथ। 6.5 अपॉन 100 m, इसे मैं लिख दूंगा 28 अपॉन 18 इंटू 760, ये लिख दिया मैंने इसे। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट की वैल्यू पुट करी, 6.5 अपॉन 100 m निकाल लिया, ये मैंने चालाकी कर दी। इसे काट कूट भी लो, 14 9 7 380, ठीक है, ये कटकटा भी गया, सेट हो गया। अब देखना डेल्टा टीबी बराबर के बी एम, जी सर, के बी 0.52 दिया है, जी सर। एम के लिए वेट अपॉन मोलर वेट लगेगा, लगेगा सर, ये 100 लगेगा, ये 1000 लगेगा। एम तो पता ही नहीं है, लेकिन एम निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू पता है, ये पता है ना, 7/9 इंटू 380, ये पता है। इसकी जगह, इसकी जगह उठा के ये डाल दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन लंबी जाएगी, मैंने कहा था लंबी कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये। नीट 1 2016 में 4-5 ही क्वेश्चन तगड़े आए थे, उन तगड़े क्वेश्चनों में से एक ये है जहां पर वेरी डाइल्यूट का कॉन्सेप्ट लगाया गया था। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है BaOH होल ट्वाइस, और ये टूटता है इस तरीके से, Ba+2 + 2OH माइनस
n बराबर 3। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब अल्फा 1 होगा, अल्फा 1 मतलब 100% डिसोसिएशन होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, अल्फा बराबर 1 होगा, अल्फा बराबर 1 होगा, n बराबर 3 होगा, ठीक है। तो आई भी कितना होगा, आई भी 3 होगा, आई भी कितना होगा, आई भी इसका 3 होगा, ठीक है, आई भी इसका 3 होगा। Which one is it following is incorrect for ideal solution? डेल्टा पी बराबर पी ऑब्जर्व्ड माइनस पी कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा जी मिक्स बराबर 0 गलत है, डेल्टा जी मिक्स बराबर नेगेटिव होता है ना। सर पहला ऑप्शन नहीं समझ में आया। अरे पी ऑप्शन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड बराबर वेपर प्रेशर ऑफ थ्योरेटिकल के बराबर होता है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो वो कितना आएगा, 0 आएगा ना। बस कंफ्यूज किया है उसने और कुछ नहीं है, लिखने के तरीके से कंफ्यूज किया है और कुछ नहीं है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई है उसने। An aqueous solution of density this, the molecular weight of solute is this, the accurate calculate molarity of the solution, calculate molarity of the solution, ठीक है। solution की density दी हुई है रो solution 1.25 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml solution has mass 1.25 ग्राम, ठीक है, 2 पॉइंट, ठीक है। 1 ml सोल्यूशन का जो वेट है वो आपको दे रखा है कितना, 1.25 ग्राम, ये सोल्यूशन का मतलब। देखिए अब यहां पर एक्चुअली बड़ा मजेदार एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 1.25 ग्राम मास जो है ना, ये एक्चुअली सॉल्यूट का मास है। डेंसिटी निकालते समय ऊपर मास सॉल्यूट का रखते हैं, वॉल्यूम सॉल्यूशन का रखते हैं, तो मोलारिटी कितनी होगी निकाल लो। मोल ऑफ सॉल्यूट वेट दिया है 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आ गया निकल के 20, ये आ जाएगा निकल के 20 मोलर, तो मोलारिटी आ गई 20 मोलर। तो कहीं भी अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हो तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। इस चीज पर पहले बहुत क्वेश्चंस आते थे, 2016 का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं 2016 का क्वेश्चन है। एम्स वालों का बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट, एम्स वाले इसका बहुत यूज करते थे। अब तो इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि पुराना क्वेश्चन है इसलिए आपको बता दिया मैंने। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते थे, इस टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आया करते थे। चलिए अब लेते हैं इस पर अगला क्वेश्चन, देखते हैं एक और मजेदार बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। हाँ जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन। एम्स 2016, 0.5 मोल NaCl इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम पानी। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निकालना है मेरे को सॉल्यूशन का, ठीक है ना। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट निकालना है सॉल्यूशन का। NaCl आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड है तो टूटेगा। अल्फा दिया नहीं है तो मैं आई को n के बराबर मान लूंगा, 2 होगा। अब मैं सबसे पहले डेल्टा टी भी निकालूंगा, क्योंकि मेरे को तो यही तरीका एक आता है, के बी इंटू एम 0.5 अपॉन 500 इंटू 1000, ये कट गया 1.04 डिग्री सेल्सियस। तो टी बी आएगा 100 प्लस 1.04, 101.04 डिग्री सेल्सियस, पहला आ गया। और डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन निकाल लेते हैं, आई के एफ एम
1 मोलर आया था, ये 1 मोलर आया था ना, इसको सीधे 1 रख दिया। 3.6 डिग्री सेल्सियस, टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, सॉल्वेंट पानी है तो माइनस का 3.6 डिग्री सेल्सियस। तो बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। बी ऑप्शन आ गया निकल के। नेक्स्ट, 1 ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 50 ग्राम बेंजीन शोज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.4 केल्विन। मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको निकालना है। डेल्टा टी एफ बराबर आई के एफ, सॉरी के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू ए मोलालिटी को मैंने खोल दिया, मोलालिटी को मैंने खोल दिया तो मोलालिटी खुल के इतनी हो गई, ठीक है ना। तो बेटा डेल्टा टी एफ कितना है, 0.4 का है। बेंजीन का के एफ आपको 5.12 दिया है। 1 ग्राम आपने घोला है सॉल्यूट, 50 ग्राम बेंजीन का वेट है। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से एम बी कितना आ जाएगा, एम बी आ जाएगा 5.0.4 0.40, 20 दूनी 40, 256 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 256 आ गया। तो मोलर मास निकल आया 256, 256, ठीक है ना। कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया मैंने। इसे 0.4 को 0.40 लिख लिया, डेसिमल के बाद इधर भी दो इधर भी दो, इसे काट दिया। 20 दूनी 40, 512 डिवाइडेड बाई 2, 256 आंसर आ गया। नेक्स्ट, if the density of methanol is 0.8 kilogram per liter, what is the volume of needed for making 2.4 liter of its 0.4 m solution? मेरे को डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है मेरे को, ठीक है, डेंसिटी दे रखी है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं मोलारिटी मेरे को दे रखी है, मोल ऑफ मिथेनॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 0.4 बराबर मोल ऑफ मिथेनॉल 2.5, यहाँ से इथेनॉल कितना आ गया, 1 मोल। 1 मोल का मतलब 32 ग्राम, 1 मोल का मतलब 32 ग्राम, ठीक है ना। अब डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल क्या होगी, मिथेनॉल का वेट अपॉन मिथेनॉल का वॉल्यूम, ठीक है ना। मुझे मिथेनॉल का वो वेट निकालना है। अच्छा, जो डेंसिटी है वो चेंज तो होगी नहीं, कितने भी वेट के लिए निकाल लूँ मैं, तो मुझे इथेनॉल का वो वॉल्यूम निकालना है जिसका वेट 32 ग्राम है। ये क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा है भाई। 2.5 लीटर एट 0.4 मोलर सोल्यूशन में, जो 0.4 मोलर सोल्यूशन है मिथेनॉल का, जिसका वॉल्यूम इसमें मेरे को 2.5 लीटर दे रखा है, इसके अंदर मिथेनॉल कितना है, इसके अंदर मिथेनॉल निकल के आया है 1 मोल, यानी कि 32 ग्राम। तो मेरे को सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम निकालना है जिसमें 32 ग्राम मिथेनॉल पड़ा हुआ है। तो रो मिथेनॉल कितना है, 0.8, 32 अपॉन वी। तो यहाँ से v बराबर आ गया 32 अपॉन 0.8, 0 लग गया, 40 लीटर मिथेनॉल लगेगा। 40 लीटर मिथेनॉल मेरे को डालना है। अच्छा, 0.8 किलोग्राम पर लीटर है, सॉरी थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। ये 32 ग्राम है तो इसे भी ग्राम में चेंज कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई करके v। तो यहाँ से v आ जाएगा 32 अपॉन 800, 32 अपॉन 800, 4/100, 0.04 लीटर। इतना सा मिथेनॉल लगेगा, इतना सा मिथेनॉल लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं बहुत सारे, है ना। एक HNO3 वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया था, वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, कि मेरे पास मिथेनॉल का एक स्टॉक सॉल्यूशन है
एक मिथेनॉल का स्टॉक सोल्यूशन है जिसकी डेंसिटी दे रखी है मुझे 0.8 किलोग्राम पर लीटर। इसमें से मैं कितना मिथेनॉल ले लूँ कि मुझे 2.5 लीटर 0.4 मोलर मिथेनॉल का सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है ना, ये उसने मुझसे पूछा है। 2.5 लीटर 0.4 मोलर मिथेनॉल का सोल्यूशन मेरे को मिल जाए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले परसेंटेज के लिए किया था। इस टाइप के क्वेश्चन करने का सीधा सीधा जुगाड़ यही होता है, इस वाले क्वेश्चन में जो आपको सोल्यूशन गिवन है उस सोल्यूशन में सोल्यूट के मोल्स या उसका मास निकाल लीजिए, और वो मास हमेशा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से ही आता है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा कंसेप्ट यही होता है कि आपको जो सोल्यूट दिया हुआ है उसका मास निकाल लीजिए इस वाले सॉल्यूशन में, जो कि किससे आता है, इससे आता है। तो आप इसे रिवर्स इंजीनियर कर दीजिए, बैक ट्रैक कर दीजिए, यहां से निकाल के इसमें लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। वही चीज मैंने करी है। मैंने इस वाले सॉल्यूशन में 32 ग्राम मिथेनॉल निकाला, वो 32 ग्राम मिथेनॉल मैंने यहां पुट कर दिया, मुझे आंसर मिल गया 0.04 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, एम्स का क्वेश्चन है ये एम्स का क्वेश्चन है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। ठीक है ना, यहां पर वर्ड रिलेटिव नंबर क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ गिवन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंडेंट होती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आपके पास मान लीजिए 1 मोल यूरिया पड़ा हुआ है, आपके पास 1 मोल यूरिया पड़ा हुआ है, एक बर्तन में आपके पास 1 मोल यूरिया पड़ा है, दूसरे बर्तन में आपके पास 1 मोल ग्लूकोज पड़ा है, इस वाले बर्तन में आपके पास 1 मोल यूरिया पड़ा है, और इस वाले बर्तन में आपके पास 1 मोल ग्लूकोज पड़ा है। तो अगर आप इससे पहले कि ये कह पाएं कि इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इंपैक्ट सेम होगा, सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी, उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि ये 1 लीटर में पड़ा है और ये 10 लीटर में पड़ा है, इंपैक्ट अलग अलग होगा। मतलब सोल्यूशन की जो अमाउंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, सोल्यूशन का जो अमाउंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अब यहां पर झोल ये है कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। और डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होता है, जो सॉल्यूशन की मात्रा होती है वो लगभग सॉल्वेंट की मात्रा के बराबर होती है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है, सॉल्यूट बहुत कम होता है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होता है, सॉल्यूट बहुत कम होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में प्रोपोर्शन हो जाएगी किसके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के। तो ए आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सोल्यूशन डाइल्यूट है, क्योंकि सोल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। ये खास बात है कि सोल्यूशन डाइल्यूट है। ठीक है, सोल्यूशन डाइल्यूट है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते ही डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर है, आपको बताया हुआ है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं दे एग्जिस्ट ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, इसलिए ऐसा होगा। इफ द मोलालिटी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड, द वैल्यू ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट विल बी अनचेंज्ड। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट जो होता है उसे सोल्यूशन के फर्क नहीं पड़ता, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट KF सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होता है। अगर सॉल्वेंट नहीं बदलेगा तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी नहीं बदलेगा। KF सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होता है, KF को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मोलल की सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है। फिर द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मोलारिटी डिपेंडेंट होगी टेम्परेचर में। जिन कंसंट्रेशन यूनिट्स के डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आएगा, जिनके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आएगा वो सारी की सारी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होंगी, और जिनके अंदर वॉल्यूम नहीं आएगा वो सारी टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होंगी। ठीक है ना,
जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होंगी, जिनके फॉर्मूले में टेम्परेचर वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होंगी। जैसे मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। ठीक है ना, ये डिपेंडेंट होंगी। मोलालिटी इंडिपेंडेंट होगी, मोल फ्रैक्शन इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि मास नहीं चेंज होता, मोल नहीं चेंज होते, केवल वॉल्यूम चेंज होता है। कोई चीज फैल सकती है या सिकुड़ सकती है, उसका मास कम ज्यादा नहीं हो सकता। जब सर्दी होती है तो आप सिकुड़ के सोते हैं, गर्मी होती है तो आप फैल के सोते हैं। आपका मास नहीं बदल जाता, आपके मोल नहीं बदल जाते, मास बाई मास चेंज नहीं हुआ। पीएच सॉरी पीपीएम चेंज नहीं होगी, है ना, पीपीएम चेंज नहीं होगी। मोलारिटी अगर चेंज हो जाएगी तो नॉर्मलिटी भी चेंज हो जाएगी। नॉर्मलिटी के बारे में हालांकि अभी तक हम लोगों ने बात करी नहीं है, लेकिन नॉर्मलिटी के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो नॉर्मलिटी भी डिपेंडेंट होती है। तो 4 यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, 4 यूनिट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ये याद रखिएगा। दीज 4 यूनिट्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, दीज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये लीजिए, 5 ग्राम ऑफ एन अननोन सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 295 ग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। इफ मोलारिटी एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आर 0.05 m and 1.5 ग्राम पर cc, द मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट इज। आपको अननोन सोल्यूट का मोलर मास निकालना है, ठीक है ना। आपको अननोन सोल्यूट का क्या निकालना है? मोलर मास निकालना है। कैसे इसका अननोन सोल्यूट का मोलर मास हम लोग निकालेंगे, आइए देखते हैं। दो तरीके हैं करने के, दो तरीके हैं करने के। मैं आसान तरीके से सॉल्व करता हूं, मैं आसान तरीके से सॉल्व करता हूं। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा भाई? सॉल्यूशन का वेट कितना होगा? सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट, 5 + 295 300 ग्राम, ठीक है, 300 ग्राम, ये सॉल्यूशन का वेट आ गया। सबसे आसान तरीके से कर रहा हूं मैं। परसेंटेज मास बाई मास क्या होगा? WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। 5 ग्राम सॉल्यूट का वेट है, 100, 300 इसका वेट है, ये आ गया 5/3%। सर ये आप कहाँ पहुंच गए? ये आप परसेंटेज वेट बाई वेट क्यों निकालने लगे? इसलिए निकालने लगा क्योंकि मेरे को मोलारिटी और डेंसिटी दी हुई थी, और मोलारिटी और डेंसिटी को देख के मुझे याद आया कि मोलारिटी होता है परसेंटेज वेट बाई वेट डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना। तो मोलारिटी कितनी आ गई? मोलारिटी कितनी आ गई? मोलारिटी 0.05 मोलर दे रखी है, ये मैंने 5/3 निकाल दी है। रो 1.5 है, ये 10 है, ये 3 है, ये m है। देखो 5 × 15, m बराबर कितना आएगा? 25/0.05, 500। इससे आसान कोई तरीका नहीं है, इससे आसान कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। इधर खोलूं उधर खोलूं ये सब करूं, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे आसान तरीका है ये, है ना। ये इजीएस्ट पॉसिबल मेथड है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजीएस्ट पॉसिबल तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। The depression and freezing point of water containing ethylene glycol is 7.4 degrees Celsius. Find the mass of ethylene glycol added in 500 gram water. Find the mass of ethylene glycol added in 500 gram water. Ethylene glycol का मोलर मास होता है 62, इसका मोलर मास होता है 62। चलिए करें,
डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम। डेल्टा टी एफ कितना होगा? डेल्टा टी एफ कितना होगा? डेल्टा टी एफ उसने आपको दे रखा है 7.4 का, के एफ 1.86 है। मास निकालना है 62, 500 इंटू 1000। पानी का वेट 500 ग्राम था, रख दिया, यहाँ 1000 था, रख दिया, 31। यहाँ से डब्ल्यू भी निकलेगा कितना? 31 इंटू 7.4 अपॉन 1.86। ये आएगा निकल के 123.3 ग्राम। 123.3 ग्राम, सी ऑप्शन। 123.3 ग्राम, सी ऑप्शन। ठीक है। एम्स के क्वेश्चन हमेशा ही बहुत शानदार आते रहे हैं, एम्स में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एम्स के क्वेश्चन कितने प्यारे हैं, कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं एम्स के। एम्स में हमेशा ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम CH3COH इन 50 ग्राम बेंजीन, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, मोलालिटी निकालनी है, आइए निकालें। लेकिन ध्यान दीजिएगा CH3COH जो होता है ये बेंजीन में डाइमराइज करता है, मतलब ये बेंजीन में डाइमर बना लेता है। तो जैसे ही आप इसे डालेंगे तो ये इस तरीके से बना लेगा, डाइमर बना के बैठ जाएगा अंदर। आपने इसको डाल दिया, ये डाइमर बना के अंदर बैठ गया, ये डाइमर बना के अंदर बैठ गया। अब इसका मोलर मास कितना हुआ? 60 इसका, 60 इसका, 120। मास नहीं चेंज होगा, रहेगा तो 3 ग्राम ही। आपने डाला तो 3 ग्राम है, तो वो तो 3 ही ग्राम रहेगा, लेकिन उस 3 ग्राम का मोलर मास बदल जाएगा। अगर वो डाइमर नहीं बना रहा होता तो इसका मोलर मास यहाँ पर 60 होता, लेकिन अंदर जो है एसिटिक एसिड ऐसे नहीं ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, तो मोल्स आधे हो जाएंगे, मोल्स आधे हो जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। मास नहीं बदलेगा, एसिटिक एसिड का मास तो उतना ही रहेगा, जो 3 ग्राम तुमने डाला है वो तो 3 ग्राम ही रहेगा ना, वेट थोड़ा बदलेगा। लेकिन लेकिन क्या बदल जाएगा? मोलर मास बदल जाएगा। तो जब तुम मोल निकालोगे ना, तो मोलालिटी कैसे निकालोगे? 3/120, 50 ग्राम बेंजीन 1000, 20, 6, 0.5 मोलर, 0.5 मोलर। वैसे निकालते 1 मोलर आती, वैसे निकालते 1 मोलर आती। अगर तुम डाइमराइजिंग को अकाउंट में नहीं लेते 3/60 तो 1 मोलर आती, लेकिन ये गलत होती क्योंकि एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर डाइमराइज करता है, और जब डाइमर करेगा तो इसमें 2 मॉलिक्यूल से मिलके 1 मॉलिक्यूल बनेगा जिसका मास डबल होगा, 60 इसका और 60 इसका, तो इसका मोलर मास 120 लगेगा। मास नहीं बदलेगा, ये समझ लेना, डाइमर से मास नहीं आधा होता। पार्टिकल जितने 3 ग्राम में थे, मान लो 3 ग्राम में कितने पार्टिकल थे? 3 ग्राम में x पार्टिकल थे, तो पार्टिकल x/2 हो गए, पार्टिकल x/2 हो गए। मास तो 3 ही ग्राम रहेगा, ये समझ लेना। भाई चीनी जुड़े या चीनी टूटे, पानी में चीनी डाली, चीनी घुली या चीनी टूट गई, चीनी जुड़ गई, चीनी टूट गई, लेकिन मास तो उतना ही रहता, तुमने बाहर से डाला, मास नहीं बदलेगा। कहीं ये मत करना कि मास को 1.5 कर दो, मोलर मास चेंज होगा, इस बात का ध्यान रखना। मास नहीं बदलेगा, मोलर मास बदलेगा, इस बात का ध्यान रखना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप का मतलब नेगेटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन की तो मैंने तुम्हें पहचान बताई थी कि जब भी किसी कंपोनेंट कोई एक एसिड होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा एच मिक्स बराबर 0, बाकी सारे गलत हैं। डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी मिक्स 0 होता है, और डेल्टा
जी मिक्स नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद ये तो 2019 तक के हुए। इसके बाद मैंने इसमें 2020, 21, 22, 23, 24 के भी जोड़े थे अलग से ना। एक तो ये था, ये 2020 में आया हुआ था। तो ये था। ये हो गया। ये सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं पी वाई क्यूज। 2004, 2006 इसके ऊपर ऐड करवाए थे यार। कहाँ ऐड किए हैं भाई मेरे। यहाँ पर है, ये रहे। यहाँ पर है, ये रहे। ये 2020, 21, 22, 23, 24 के हैं। ठीक है ना। ये वाला जो है ना, ये भी पी वाई क्यूज है, ये नीट 2020 का है। द मिक्सचर शोज विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। अलग अलग करना होगा। इथेनॉल एसीटोन है, सबसे क्लासिक केस है। ये आइडियल सोल्यूशन है। सिमिलर है ना, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन। बेंजोटोलू आइडियल सोल्यूशन है ना। एसीटोन इथेनॉल बिल्कुल फेमस एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन का। बिल्कुल फेमस एग्जांपल है नेगेटिव डेविएशन का। तो ये बचा एसीटोन और इथेनॉल, है ना। ये बचा एसीटोन और इथेनॉल। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, याद रखेंगे अगर आप केसेस तो आपको फायदा होगा। केसेस अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है ना। 2020 में एक सेट में ये क्वेश्चन भी था। 2020 के एक सेट में ये क्वेश्चन भी था। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं। 8 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, 8 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट is dissolved in 114 ग्राम एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन होता है C8H18। ठीक है। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर, to reduce its vapor pressure to 80%, the molar mass of the solute is। ये भी 2020 का है। ये भी 2020 का है। ए 20, 40, 60, 80। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया है। इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे डाउट्स मेरे को आए थे, बहुत सारे बच्चों ने ये डाउट में पूछा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक अजीब सी कंट्रोवर्सी सी हो रही थी। वो कंट्रोवर्सी मैं अब यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, मुझे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मैंने अपनी क्लास में बताया है कि जब भी कभी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना होता है, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, WBMA अपॉन WAMV। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। ठीक है।
अब पी नॉट 100 है, रिड्यूस टू 80 है, इसका मतलब पी एस 80 है। वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80% है, मतलब पी एस 80 है। रिड्यूस टू 80 का मतलब जो पी एस है वो 80 है, ठीक है ना। 100 माइनस 80 अपॉन 80 बराबर 8। ऑक्टेन का मोलर मास 114 होता है, निकाल के देख लो। 114 ग्राम ऑक्टेन ही लिया गया है, ये एमबी हो गया, ये कट गया, एमबी बराबर आ गया 32, जो कि मैच ही नहीं कर रहा किसी भी ऑप्शन से। हालांकि 32 के सबसे पास में 40 है तो मैं 40 मार दूंगा, क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है। नन ऑफ दीज होता तो मेरे लिए दिक्कत थी, लेकिन नन ऑफ दीज नहीं है, इसलिए मैं ये मार दूंगा। अब आपने 114 ग्राम में केवल 8 ग्राम घोला है, आपने 114 ग्राम में केवल 8 ग्राम घोला है, तो ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन हुआ? 114 ग्राम सॉल्वेंट में आपने केवल 8 ग्राम घोला है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन हुआ? ये सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन। और उस दिन मैंने आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बताया था, इसी लेक्चर में आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, इसको आप एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी की जगह एन बी अपॉन एन ए भी लिख सकते हैं। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। 114 कैसे आया? 114 इसका मोलर मास है 114, और दूसरा वाला 114 इसका वेट है 114, ठीक है ना। कट गए 8 अपॉन एम बी, यहां से एम बी 40 आ जाए। तो देखिए आंसर इत्तेफाक की बात है कि इसमें इस वाले से आ रहा है, इससे और इससे जो भी आंसर आएंगे उनमें बहुत जरा सा डिफरेंस होगा। और अगर आंसर एक्यूरेटली मैच नहीं कर रहा होगा तो आंसर एक्यूरेटली मैच ना करने के केस में जो नियरेस्ट होगा वो इसी से निकला हुआ आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 32 है ना, तो आप उसका नियरेस्ट मार देंगे 40 होगा वो। दोनों ही तरीके सही है, दोनों तरीकों में कोई गड़बड़ नहीं है ना। दोनों ही तरीके सही है, दोनों तरीकों में कोई गड़बड़ नहीं है। आप 32 निकालेंगे तो 32 से भी आप नियर बाई को देख के 40 मार सकते हैं कि भाई सबसे जो नियर बाई वाला है उसको मार दिया मैंने, और जो नियर बाई वाला नहीं है, जो एग्जैक्ट वाला है, एग्जैक्ट वाले से भी आप 40 मार ही सकते हैं, क्योंकि उससे तो 40 आ ही रहा है तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, है ना। उससे तो 40 आ ही रहा है तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। नेक्स्ट, freezing point depression constant of benzene is to 5.12 calorie Kelvin kilogram per mole. The freezing point depression for the solution of molality 0.078, ये भी नीट 2020 में ही आया हुआ है। नीट 2020 में 3 क्वेश्चन आए थे, 3 या 4 क्वेश्चन थे सॉल्यूशन के, ठीक है ना। 2020 में 3 या 4 क्वेश्चन थे सॉल्यूशन के, 2020 में आया हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ बेंजीन इज दिस, कर लेंगे मेरे ख्याल से आप लोग। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई 1 लेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आई बराबर 1 है, ठीक है ना, आई बराबर 1 है। और डेल्टा टी एफ आपको निकालना है 5.12 इंटू 0.078, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत होनी नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। अपने को सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है, यह आ जाएगा 0.40 केल्विन, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय 10 ग्राम ग्लूकोज एंड 250 ml वाटर, 10 ग्राम यूरिया एंड 250 ml वाटर एंड 10 ग्राम सुक्रोज एंड 250 ml वाटर। राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आया है नीट 2021 में, क्या आया है नीट 2021 में, 21 का क्वेश्चन है ये। 21 में 2 क्वेश्चन आए थे, ये 21 में आए थे 2 क्वेश्चन, ये 2021 का है। इसे कैसे करेंगे भाई? देखो, पाई बराबर क्या होता है? पाई बराबर होता है सी आर टी, या फिर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी आर टी। अब डब्ल्यू बी मतलब सॉल्यूट का वेट, जो कि हर केस में कांस्टेंट है, 10 ग्राम, 10 ग्राम और 10 ग्राम। वी सॉल्यूशन का वॉल्यूम, जो कि हर केस में कांस्टेंट है। भाई देखो आरती तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब पाई किस किस पर डिपेंड करेगा? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और वी, ये 3 चीजें वेरिएबल है, आरती तो कांस्टेंट है, आरती को तो हटाओ। अब इसमें देखो डब्ल्यू बी कांस्टेंट है हर केस में, बिल्कुल सही है सर, कांस्टेंट है।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कांस्टेंट है, बिल्कुल सही है सर, कांस्टेंट है, 250 ml 250 ml, सही है सर। इसका मतलब डब्ल्यू बी और वी भी पिक्चर से आउट हो गए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो इसका मतलब अब एक ही वेरिएबल चीज रह गई, वो क्या रह गई? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक ही वेरिएबल चीज रह गई, वो क्या रह गई? वो रह गई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, वो रह गई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो पाई घटेगा। सॉल्यूट कौन कौन है? ग्लूकोस, यूरिया, सुक्रोज। 180, 60, 342। तो देखो M3 सबसे बड़ा, फिर M1, फिर M2। सबसे छोटा M2 है, जिसका ये स्मॉलर मास सबसे छोटा, उसका पाई सबसे बड़ा, फिर P1 एंड फिर P3। तो ये ऑर्डर तो हुआ मोलर मास का, और ये ऑर्डर हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। P3 इज मोर देन P1 इज मोर देन P2। उल्टा लिख दिया, P2 इज मोर देन P1 इज मोर देन P3, ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, केवल ट्रेंड देख के सॉल्व हो जाएगा कि मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम दिया है। अब ये नहीं तुम कंसंट्रेशन निकालने बैठ जाओ बेवकूफों की तरह, समझ गए? ये नहीं पेपर में जाए कंसंट्रेशन निकालने बैठ जाओ कि सी निकाल रहे हो तीनों के, 2-4 मिनट लगा रहे हो पेपर में क्वेश्चन पे। ना तो थोड़ा ध्यान रखना भैया, ये नहीं बैठ के मोलैरिटियां निकाल रहे हो, 4-5 मिनट खा जाएगा क्वेश्चन। कल से करोगे जल्दी निकल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ 2021 का क्वेश्चन है, क्लास एग्जाम्पल है, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है। क्लास एग्जाम्पल है क्वेश्चन ये, ऑक्टेन वाला और बेंजीन वाला। आंसर इसका 336 आया था, क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, देख लेना एक बार, क्लास की कॉपी में है। 1 मोलर सोल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल सोल्यूट दैट देयर इज, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। देख रहे हो अभी इतना टफ क्वेश्चन है कि धुआं निकल जाएगा। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी होता है सॉल्यूट के मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। 1 मोलल है इन ग्राम इंटू 1000। 1 मोलल है, 0.5 मोल है, पानी का वेट कितना होगा? 500 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दिया 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लिख लो, पानी नहीं लिखना, सॉल्वेंट लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सॉल्वेंट लिख लो कि सर हमें कैसे पता लगा पानी ही है, मत लिखो पानी, तुम सॉल्वेंट लिख लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है ना। सॉल्वेंट लिख लो, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ये भी 2022 का आया हुआ है। मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व टू प्रिपेयर 1 लीटर आइसोटोनिक विद 15 ग्राम पर लीटर सोल्यूशन ऑफ यूरिया। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है? C1 बराबर C2। यहां पर C1 और C2 क्या है? मोलारिटी है। इसकी मोलारिटी निकालो, ग्लूकोज की मोलारिटी निकालो, W ग्लूकोज अपॉन मोलर मास 180, ग्लूकोज के मोल हो गए। 1 लीटर सोल्यूशन बनाना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 1 लीटर, ठीक है। यूरिया का वेट कितना दिया है? 15 ग्राम। 15 ग्राम पर लीटर का क्या मतलब है? 1 लीटर सोल्यूशन हैज 15 ग्राम यूरिया। 1 लीटर सोल्यूशन में 15 ग्राम यूरिया है, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम यूरिया है? 15 ग्राम यूरिया है। तो 15/60 यूरिया का मोल इंटू 1, ये 1 से 1 कट गया। W ग्लूकोज कितना आ जाएगा?
45 ग्राम, 4 बार कट गया, ये आ गया 45 ग्राम्स। आइसोटोनिक के लिए मोलारिटी बराबर कर दी, मोलारिटी बराबर करके पोलैरिटी निकाल दी, आंसर आ गया। ग्लूकोज का वेट कितना निकल आया? 45 ग्राम। आपको 45 ग्राम ग्लूकोज घोलना पड़ेगा। 45 ग्राम ग्लूकोज जब आप घोलेंगे तब आपका काम बनेगा, ठीक है। 45 ग्राम ग्लूकोज आप इसमें घोलेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी नीट 2022 में आया हुआ है, नीट 2022 में आया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है। केएच का वैल्यू दिया है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आपसे पूछा है। आपको याद दिला दूं, सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की वो केएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो केएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जिसका केएच ज़्यादा होगा, है ना, अब केएच जो है वो सबसे ज़्यादा तो ए का है, ए का है, फिर सी का है, फिर बी का है। 145, 35, 2 × 10⁻⁵। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? ए की सबसे कम, फिर सी की, फिर बी की। सर ये आपने ऐसे कैसे लिख दिया? अरे भैया P बराबर KHX, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं इसमें, इस एनालिसिस में प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर ये बढ़ेगा इसे घटना पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। दो चीज़ों का नंबर कांस्टेंट है, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होने पर क्या होगा? एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा। आंसर होगा BCA, बी ऑप्शन। क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है ये, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। 2023 का, सॉरी ये 2024 का क्वेश्चन है। प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी करने को दिया था, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में भी करने को दिया था, ठीक है ना। ऑस्मोटिक मेजरमेंट इज डन। देखिए पाई बराबर CRT, पाई बराबर CRT, पाई वर्सेस सी का कर्व है, y बराबर mx, RT इसकी स्लोप होगी। तो स्लोप कितनी होगी इसकी? RT कितनी दे रखी है? 25.73। R की वैल्यू उसने दे रखी है 0.083, तो 0.083 इंटू टी बराबर 25.73। यहाँ से टी आ गया 25.73 अपॉन 0.083, 25.73 अपॉन 0.083, जो कि निकल के आएगा 310 केल्विन। इसमें टेम्परेचर केल्विन में रखा जाता है 310 केल्विन, लेकिन आंसर डिग्री सेल्सियस में पूछा है। तो 310 माइनस 273, 37 डिग्री सेल्सियस। इस फॉर्मूले में टेम्परेचर केल्विन में रखा जाएगा, इसलिए 310 डिग्री सेल्सियस को आंसर मत मारना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चला 310 निकाल के बी ऑप्शन मारे आए, गलत हो जाएगा। इसमें टेम्परेचर केल्विन में होता है, सारे फॉर्मूले में टेम्परेचर केल्विन में होता है। सारे ही उसमें टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन में होता है। ये नीट 2023 का है, ये नीट 2023 का है, ठीक है। Which amongst the following aqueous solution will have minimum elevation in boiling point? मिनिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? IKBM। तो डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल होगा? I इंटू एम के। ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आपसे कहा था कि आप मोलारिटी को मोलारिटी के बराबर अज्यूम कर लेंगे। जहां पर आपको मोलारिटी देके पूछे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो आप मोलारिटी को मोलारिटी के बराबर अज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ से डेल्टा टीबी आ जाएगा निकल के I इंटू कैपिटल एम। तो आप I इंटू एम की वैल्यू निकालेंगे, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। NaCl का I 2 होता है, KCl का 2 होता है, MgSO4 का 2 होता है, NaCl का 2 होता है। इनका I इंटू एम निकाल दीजिए। 0.1, 0.2, 0.2, 0 और 2। मिनिमम पूछा है उसने, मिनिमम। तो जिसका I इंटू एम सबसे छोटा उसका डेल्टा टीबी भी सबसे छोटा, तो ए आंसर आ गया। ये क्वेश्चन भी आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। जिसका I इंटू एम मिनिमम
इसका डेल्टा टीवी भी मिनिमम, तो ये दोनों ही मिनिमम हो जाएंगे, सत्यानाश हो जाए इसका, ये दोनों ही मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके 2024 तक के सारे पीवाईक्यू सॉल्व हो गए। 2004 से लेके 2024 तक के नीट के प्लस एम्स के मिला के सारे पीवाईक्यूज हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो ये आपका पहला रिवीजन लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन जो आप लोगों ने मेरे से डाउट्स में पूछे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, वो मैं ले लेता हूँ। दो क्वेश्चन है छोटे छोटे, वो मैं ले लेता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आपको मैंने टेस्ट में डाला था, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में डाला था। पहला ये क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ए इंटेंसिव, बी एक्सटेंसिव, सी नन अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन होती है जिसमें वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट होती है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट होती है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको एक्सटेंसिव दिखेगी कि इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा, उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज़्यादा। ये बच्चे बहुत सारे टेस्ट में गलत करके आए हैं क्वेश्चन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा जो होती हैं ये कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के प्रोपोर्शन होती है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के प्रोपोर्शन होती है। कभी भी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, ये बहुत लूज स्टेटमेंट है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। अगर हमें कोई बेटर ऑप्शन नहीं मिलता तब हम नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स मारते हैं, अदरवाइज जो सही लॉजिक है वो रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स है या फिर कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के प्रोपोर्शन होती है। और कंसंट्रेशन कैसी प्रॉपर्टी होती है? कंसंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो कि सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती, सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती, सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करती, सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक बना हुआ सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन सी है, कोका कोला की बड़ी वाली बोतल जिसकी कंसंट्रेशन सी है, उसमें से आपने कोका कोला एक छोटे बर्तन में कर ली, एक छोटी बोतल में कर ली, तो भी कंसंट्रेशन सी ही रहेगी। उसको अगर आपने ग्लास में पलट लिया तो भी कंसंट्रेशन सी ही रहेगी, है ना। और उसके बाद आपने उसको एक छोटे और ग्लास में पलट लिया तो भी कंसंट्रेशन सी ही रहेगी, कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगी। तो क्योंकि कंसंट्रेशन इंटेंसिव होती है इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंटेंसिव होती हैं। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नहीं, रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। सर इंटेंसिव कैसे होती हैं? अगर हम और सॉल्यूट डाल देंगे तो एक्सटेंसिव हो जाएगी, चेंज हो जाएगी प्रॉपर्टी। जब हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव डिसाइड करते हैं, जब हम इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव डिफाइन करते हैं, है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स की थोड़ी सी गहरी बात है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन से बचाएगी। आपके लेवल की बात नहीं है, ये थोड़ी सी ऊपर की बात है, बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन से बचाएगी। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड फॉर क्लोज्ड सिस्टम। अगर तुम किसी सिस्टम को इंटेंसिव या एक्सटेंसिव किसी प्रॉपर्टी को देखना चाह रहे हो तो तुम्हारी पहली शर्त यह है कि वो सिस्टम क्लोज होना चाहिए। अगर तुम किसी भी प्रॉपर्टी को एनालाइज कर रहे हो और ये देखना चाह रहे हो कि वो जो प्रॉपर्टी है वो क्लोज्ड है, मतलब तुम्हें ये देखना है कि कोई भी प्रॉपर्टी है वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तो सबसे पहले तुम्हें सिस्टम को क्लोज करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सिस्टम का मास ना बदले, सिस्टम का मास ना बदले। इसलिए तुम बाहर से सॉल्यूट नहीं डाल सकते। बने हुए सॉल्यूशन, एक बार सॉल्यूशन बना लिया फिर उसको काटना है, मैंने बताया था काटना है, छोटा करना है। क्या छोटा करने पर कंसंट्रेशन बदल जाती है? नहीं बदलती। तो अगर कंसंट्रेशन नहीं बदलती तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहां से बदलेगी? ये बात बच्चों को पता ही नहीं होती। बच्चों को छोड़ो, बहुत सारे टीचरों को नहीं पता होती कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव जो होता है ये हम डिफाइन ही केवल क्लोज सिस्टम के लिए करते हैं। इसमें शर्त ये होती है द सिस्टम मस्ट बी क्लोज एट ऑल टाइम्स, द सिस्टम मस्ट बी क्लोज्ड, ये शर्त होती है। ठीक है, ये शर्त होती है। एक ये क्वेश्चन था, एक वो मैंने ले लिया 2020 वाला। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत डाउट में आ रहा है, लास्ट ईयर का मेरा क्लास एग्जाम्पल है, इस साल मैंने क्लास में कराया नहीं। इन हाइपो, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं लगी,
फिर भी मैं कर देता हूँ। इन हाइपोथेटिकल सोल्यूशन 50% ऑफ एक्स वाई पार्टिकल्स डिसोसिएट, क्योंकि एक दीदी डेली पूछ रही है कमेंट में। 30% एक्स वाई पार्टिकल्स डाइमराइज एंड रेस्ट 20% बिहेव नॉर्मली। फाइंड Van't Hoff फैक्टर ऑफ। देखिए पहली बात तो ऐसा कभी असलियत में हो ही नहीं सकता कि एक ही सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूट टूटे भी और जुड़े भी, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैंने हाइपोथेटिकल लिख दिया, काल्पनिक है। भाई आपने क्या किया, आपने एक सॉल्यूशन बनाया और इसमें आपने एक सॉल्यूट डाला एक्स वाई, और क्योंकि परसेंटेज में है तो आपने इसके 100 एक्स वाई के पार्टिकल्स डाल दिए। क्योंकि आप परसेंटेज में खेल रहे हैं तो आपने इसके अंदर एक्स वाई के 100 पार्टिकल्स डाल दिए। मान लीजिए एक्स वाई के 100 पार्टिकल्स पड़े हैं, तो थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 100। वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है मुझे, एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। थ्योरेटिकली कितने पार्टिकल पड़े हैं, 100। आपने 100 पार्टिकल डाले और छोड़ दिए, ठीक है ना, 100 पार्टिकल आपने डाले और छोड़ दिए। लेकिन जब आप 100 पार्टिकल डाल के छोड़ गए तो थोड़ी देर बाद आपको पता लगा कि 100 में से जो 50 पार्टिकल है वो तो टूट रहे हैं। कैसे टूट रहे हैं, ऐसे टूट रहे हैं। 100 में से 50 तो टूट रहे हैं, ये टूट गए, ये खत्म हो गए टूट के। 50 ये बना गए, 50 ये बना गए, तो इन 50 की जगह कितने बन गए, इन 50 की जगह कितने बन गए, इन 50 की जगह बन गए 100। 50x प्लस 50y माइनस। भाई आप सोल्यूशन में केवल एक्स वाई डाल के छोड़ गए थे, लेकिन इस सोल्यूशन में जो एक्स वाई था उसने तीन तरह के व्यवहार दिखाए। 100 में से 50 तो ऐसे थे जो टूट गए एक्स और वाई में, तो 50 टूट गए, 50x बना, 50y बना, 100 हो गए। इन्हीं 100 में से 30 ऐसे थे जिन्होंने डाइमर बना लिया। डाइमर मतलब दो दो मिलके एक हो गए, दो दो मिलके एक हो गए। 2 से 1 बन रहा है, 30 से बनेंगे 15, तो ये कितने रह गए, 15। 2 से 1 बन रहा है, 2 मिले तो एक डाइमर बना, 2 मिले तो एक डाइमर बना, 2 मिले तो एक डाइमर बना, ठीक है। और 20 ने कुछ नहीं किया, वो चुपचाप एज इट इज पड़े हुए हैं, तो वो 20 ही थे और 20 ही रहे, तो यानी कि ये हो गए 20। ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 100 प्लस 15 प्लस 20 135। आई बराबर होता है सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन सॉल्यूट के पार्टिकल थ्योरेटिकल। 135 असलियत में है और इसमें 100 है, तो आई बराबर 1.35। क्योंकि यहाँ डिसोसिएशन भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ एसोसिएशन भी हो रहा है, और क्योंकि यहाँ दोनों भी कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए फॉर्मूला कोई काम नहीं करेगा। ये क्वेश्चन केवल कॉमन सेंस से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन केवल और केवल कॉमन सेंस से सॉल्व होगा। ओनली थ्रू कॉमन सेंस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो लगभग 50 से 55 क्वेश्चन का ये रिवीजन लेक्चर नंबर 1 आपके पास जा रहा है ना, क्योंकि ये लेक्चर आपका लगभग लगभग 2 घंटे का बन चुका है, और अभी अगर मैं और रिकॉर्ड करूंगा तो लगभग पूरे 4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, जो आपके लिए झेलना मुश्किल हो जाएगा, अझेल हो जाएगा। इसीलिए इसके मैं 2 हिस्से कर दूंगा, इसके 2 हिस्से में कर दूंगा। ये पहला हिस्सा आपके पास जा रहा है, पहला हिस्सा आपके पास आज पहुंचेगा, और इसका दूसरा हिस्सा आपके पास मंडे तक आएगा। मंडे तक आपको इसका दूसरा हिस्सा मिलेगा, और बीच में कल शाम को यू विल गेट द समरी लेक्चर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, जो मैं कल शाम को आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे PYQs मैंने सॉल्व कर दिए हैं, छोटे छोटे तरीके, अच्छे तरीके, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी इसमें लिए गए। अब जो मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए वो नए क्वेश्चंस होंगे, जो कि बढ़िया बढ़िया किताबों से, कोटा की कोचिंग के मटेरियल से, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री की मार्केट में जो अच्छी किताबें हैं उनसे उठाए गए हैं, ताकि आपको और एज मिले। और इसमें NCERT विंडो भी है, जो NCERT के जो वो होंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो भी हम लोगों ने इसमें असर्शन रिवीजन वाले ले लिए हैं, तो वो आपको नेक्स्ट पार्ट में सारे के सारे मिलेंगे।
तो तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आप जितनी मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत से ज़्यादा मेहनत हम करेंगे, मैं करूँगा आपके लिए, ताकि आप डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकें। तो नमस्कार, मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द नए लेक्चर के साथ।